एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, योर फेवरेट चैनल, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और अब तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। सो जितने भी स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो, सो स्टूडेंट्स सारे वीडियो लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। चैप्टर 1 एंड 2 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईटी चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असेसमेंट टाइम को। यस डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में चैप्टर के बाद असेसमेंट टाइम दिया होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मींस इस असेसमेंट टाइम से आपको पता चलता है कि चैप्टर पर बेस्ड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या एमसीक्यूज, क्या फिलअप, क्या एक्सरसाइज हो सकती है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चैप्टर तो जनरली हम अच्छे से समझ ही लेते हैं और सारे वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं चैप्टर से रिलेटेड, डिटेल में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ही ली हैं। तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं वो आज इस सेशन में आपको पता चलेंगे। सो चलिए विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। दिस इज योर बरखा मैम, योर कंप्यूटर एजुकेटर। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट इज यू वेटिंग फॉर? चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स आपको मिल सके, क्योंकि आगे हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स को, डीपीपीस को भी सॉल्व करने वाले हैं, राइट, जिसके थ्रू आप अपने बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सो फर्स्ट असेसमेंट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, दैट इज एमसीक्यूज। आपकी बुक में चैप्टर के बाद दिखेंगे। अब एक बात ना ध्यान से समझ लेना, अपनी बुक कॉपीज खोल के बैठ जाना। व्हाई? बिकॉज आंसर्स आपकी बुक में नहीं है और पूरे होल यूट्यूब में कहीं भी आपको इनके आंसर्स नहीं मिलना है। ओके, सो बरखा मैम आपके सामने है और अब आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलने वाले हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स। तो बुक में भी आंसर्स नहीं है और कहीं नहीं मिलना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बुक कॉपीज खोल के बैठ जाना है, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यदि आपके पास राइट नाउ बुक्स अवेलेबल नहीं है तो, और सारे क्वेश्चन के आंसर्स को टिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। 2 और 2 से ज्यादा लोगों के साथ में जब आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हो तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये तो मैम हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, जब से आपने पार्ट ए शुरू किया है। पार्ट ए का पहले यूनिट का नाम ही कम्युनिकेशन स्किल था एंड ऑब्वियस वी आर शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन टू ईच अदर, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन ना। सो डिस्क्रिप्शन, कम्युनिकेशन, ट्रांजिशन एंड फीडबैक। वेर इजी क्वेश्चन इज दिस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दैट इज कम्युनिकेशन, है ना। सो टिक मार्क कर लो, बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के एक तरीके से देखा जाए तो डेफिनेशन ही आपसे पूछी है एमसीक्यूज में, ये आपसे 2 मार्क में डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। डिफाइन कम्युनिकेशन, तो आपको यही डेफिनेशन लिखकर आनी है ना। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। देखो सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हेन अ रिसीवर गेट्स अ मैसेज ही सेंड्स बैक अ। जब रिसीवर को सेंडर साइड से कुछ मैसेज मिल जाता है तो बदले में फिर वो वापस क्या सेंड करता है? सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। तो रिसीवर को जब मैसेज मिला सेंडर की तरफ से तो रिसीवर क्या भेजेगा बदले में? रिसीवर रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं फीडबैक। अब ऑप्शंस देखो, क्या इनमें से ही कोई ऑप्शन लिखा हुआ है? कार्ड, मोबाइल, रेस्पॉन्स या गेस्चर? ऑब्वियस सेंडर यदि कोई मैसेज कन्वे कर रहा है, रिसीवर उस मैसेज को समझ रहा है, पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो वापस क्या भेजेगा? रिस्पॉन्स भेजेगा ना। जो भी सेंडर ने लिखा है उसका रिप्लाई करेगा, उसका रिस्पॉन्स भेजेगा। तो रिस्पॉन्स इज देयर इन द सी पार्ट, सो विच इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। कोई कार्ड नहीं भेजेगा, कोई मोबाइल नहीं भेजेगा, ना ही कोई गेस्चर भेजेगा। अंडरस्टैंड? बदले में रिस्पॉन्स ही सेंड करेगा। मीन सपोज आप किसी के साथ में चैटिंग कर रहे होते हो, आप उसको हाय लिखते हो तो रिसीवर साइड से आपको क्या मिलता है? हाय और हेलो ही मिलता है। फिर आप उसको हाउ आर यू लिखते हो, तो इस तरीके से आपका कॉन्वर्सेशन चलता जाता है ना। रिसीवर आपको रिप्लाई करता है और आप कुछ मैसेज भेजते हो, तो यहाँ पे रोल भी स्विच होते रहते हैं। रिसीवर बिकम सेंडर, सेंडर बिकम्स रिसीवर। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन साइकिल, जो हमने इस चैप्टर में डिटेल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द डैश रिस्पॉन्स द मोर इफेक्टिव इज द कम्युनिकेशन साइकिल। अब कम्युनिकेशन साइकिल के सारे एलिमेंट्स तो हमें अच्छे से क्लियर है ही। तो जब रिस्पॉन्स सेंड करता है रिसीवर तो वो रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए जिससे कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होती है? कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव कब होता है? जब रिसीवर रिस्पॉन्स भेजता है। तो वो रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? क्विकर, स्लोवर, क्लियर या फास्टर? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब ये जो ऑप्शन है आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन हमने डिटेल में कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ा है ना। जितना ज्यादा क्विकर रेस्पॉन्स होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा? कम्युनिकेशन साइकिल होगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ देखो, क्विकर इज द करेक्ट आंसर, है ना। फास्टर और क्विकर में डिफरेंस है।
क्लियर? तो क्विकर इज द रिस्पॉन्स, मोस्ट इफेक्टिव द कम्युनिकेशन साइकिल इज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डैश फीडबैक सजेस्ट अ नीड फॉर चेंज इन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा ऐसा फीडबैक है जो सजेस्ट करता है कि कम्युनिकेशन का जो मोड है उसमें चेंज होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन में चेंजेस करना है आपको। ये किस टाइप का फीडबैक है जो हमने पढ़ा है, जो बेसिकली ये सजेस्ट करता है कि आप जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो वो तरीका बदल दो, वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन बदल दो। ऑप्शन है पॉजिटिव टाइप फीडबैक, निगेटिव टाइप फीडबैक, मैकेनिकल फीडबैक या स्पेसिफिक फीडबैक। तो हमने यहाँ डिफरेंट टाइप के फीडबैक्स पढ़े हैं इस चैप्टर में। अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो मैंने बनाया है हर एक टाइप पर। पहले हमने डिस्कस किया था फीडबैक और उसकी इंपॉर्टेंस, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने एक वीडियो बनाया था आप सभी के लिए डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का इंडिविजुअल, एंड आफ्टर दैट एट लास्ट हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। तो यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव, डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, इन 5 टाइप के फीडबैक में से कौन सा यहाँ पे फीडबैक होगा जो बेसिकली ये सजेस्ट करता है कि आपको अपने कम्युनिकेशन का मोड चेंज करना चाहिए। किस फीडबैक के, किस रिस्पॉन्स के बिहाफ पे आप ये सोचोगे कि अब मुझे किसी अलग तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो ऑब्वियस यहाँ पे हम बोलेंगे उस टाइप के फीडबैक को निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक सजेस्ट अ नीड फॉर चेंज इन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप जब किसी से किसी इंटेंशन से बात कर रहे होते हो, है ना, आपका इंटेंशन सही होता है, लेकिन जब रिसीवर आपके इंटेंशन को गलत ले लेता है ना, जब मिसअंडरस्टैंडिंग की बेसिकली हम बात करें सिचुएशन आ जाती है, तो फिर उस टाइम पे रिसीवर साइड से जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो रिस्पॉन्स आपको सही नहीं मिलता है, वो रिस्पॉन्स, वो फीडबैक आपको निगेटिव फीडबैक मिल रहा होता है। तब आपका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है, तब आपका बात करने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। जैसा पहले रहता है वैसा नहीं रहता है। अंडरस्टैंड? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, द निगेटिव फीडबैक सजेस्ट अ नीड फॉर चेंज इन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? बाकी यहाँ पर जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो और आगे भी वैसे ही कम्युनिकेट करते हो, तो वो बेसिकली आपका पॉजिटिव फीडबैक, या फिर हम बोले वहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव या स्पेसिफिक फीडबैक वर्क करता है। ओके, चलिए 5th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इंक्लूड्स, जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है वो क्या इंक्लूड करता है? डैश इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स और वर्बल कम्युनिकेशन। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में बेसिकली रिटन कमेंट्स और वर्बल कम्युनिकेशन के फॉर्म में आप किसे इंक्लूड करते हो? तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, बहुत इलेबोरेटिव वे में मैंने सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक भी वीडियोस को एक्सेस नहीं किया इस चैप्टर के, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, एक्सेस कर सकते हो। जनरल गाइडेंस, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जनरल रूल्स या सिंबल्स। ऑब्वियस, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक आपको क्या बताता है? डिस्क्रिप्टिव फीडबैक आपको बताता है कि आप फर्दर अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। उसमें जिससे रिगार्डिंग फीडबैक दिया जाता है, जिस टॉपिक से, जिस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग फीडबैक दिया जाता है, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाता है जिससे आप अपने फ्यूचर गोल को अचीव कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, दैट इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में वो सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है जो बेसिकली आपके लिए ज़रूरी होती है, जो रिटन कमेंट्स में भी हो सकती है और वर्बल कन्वर्सेशन में भी हो सकती है, क्योंकि फीडबैक तो हम कैसा भी दे सकते हैं। फीडबैक रिटन वे में भी दिया जाता है और वर्बल ओरली भी आप दे सकते हो। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में आप रिटन वे में भी और ओरल वे में भी वो सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हो जो फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होती है। ओके, सो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। देखो बुक में आंसर्स नहीं है, सो यहीं से टिक मार्क करते चलो या स्क्रीनशॉट लेते चलो। ओके, चलिए मूव कर लेते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हमने एमसीक्यू समझ लिए, टोटल 5 एमसीक्यूज थे जो इस चैप्टर पर बेस्ड थे। अब कुछ फिलअप्स हैं, इनकी हिंट आपकी बुक में दी हुई है, फिलअप दिए हैं, उनकी हिंट भी दी हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स हिंट आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ये जो पार्ट ए में जितने भी 20-21 चैप्टर्स दिए हुए हैं ना अलग अलग यूनिट में, पार्ट ए से एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, इन्हें इतने अच्छे से कर लेना क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में एमसीक्यू और 2 मार्क के क्वेश्चन ही आपको 2 सेक्शंस में मिलेंगे पार्ट ए से। तो अब उन एमसीक्यूज को कैसे पूछ सकते हैं वो सीबीएसई वाले जानते हैं, फिलअप्स को भी एमसीक्यूज के फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज को छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ द डैश प्रोसेस एंड लिस्ट द स्टेप्स वी टेक टू कंप्रहेंड ईच अदर प्रॉपर्ली। कौन सा प्रोसेस है जो ये बताता है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, कॉम्प्रहेंड कर सकते हो, उसके लिए क्या स्टेप्स हो सकती हैं,
ये बेसिकली कौन सी प्रोसेस बताती है, जल्दी बताओ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, हिंट आपको दी हुई है, यहाँ मैंने हिंट नहीं लिखी है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि हिंट में से करेक्ट आंसर क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस ना करेक्ट आंसर विल बी कम्युनिकेशन प्रोसेस, ऑब्वियस। तो हमने यहाँ पे पहला जो एमसीक्यू देखा उसमें भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का ही क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट डेफिनेशन दी हुई थी, बताना था कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। यहाँ भी देखो डायरेक्ट आपको डेफिनेशन ही दी हुई है, दोनों क्वेश्चन को पूछने का तरीका समझो, दोनों में आपको कम्युनिकेशन के डेफिनेशन ही पूछ रहे हैं कि आप जो कन्वर्सेशन कर रहे हो बेसिकली उस कॉन्वर्सेशन को करने में अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, व्यूज़ को एक्सचेंज करने की प्रोसेस को बेसिकली क्या कहते हैं। सो इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। नोट डाउन कर लो, बुक में टिक मार्क कर लो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ सेकंड फिलअप इज राइट फीडबैक गिवन एट द राइट टाइम कैन लीड द स्टूडेंट्स टुवर्ड देयर। यदि सही फीडबैक सही समय पर मिलता है तो स्टूडेंट किस तरफ आगे बढ़ता है। ओके, मीन्स स्टूडेंट का जो अचीवमेंट होता है वो किस तरफ होता है यदि उसको सही समय पे सही फीडबैक मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था आपको, आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, यदि प्रोजेक्ट बनाने के बाद में जब उसको सबमिट करते हो तो एट द सेम टाइम ही आपको यदि फीडबैक मिल जाता है तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और यदि प्रोजेक्ट सबमिट हो गया, ग्रेड मिल गया, उसके बाद आप किसी को अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हो और फिर उसका फीडबैक मिल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स तो जुड़ चुके हैं ना। मार्क्स जुड़ने के पहले राइट टाइम पे यदि राइट फीडबैक मिल जाता तो आप उसमें चेंजेस कर सकते थे, फर्दर इंप्रूव कर सकते थे, है ना। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा योर डिजायर्ड गोल। आप फ्यूचर में अपना गोल अचीव कर सको जो आप चाहते हो तो उसके लिए राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, राइट फीडबैक मिलना बहुत जरूरी होता है। ओके, थर्ड फिलअप, द डैश फीडबैक गिव्स अ वॉक रिस्पॉन्स टू द रिसीवर। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के फीडबैक्स पढ़े हैं, पता ही है आपको, अभी बताया मैंने, डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना। तो बेसिकली 3 टाइप के फीडबैक है, डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि कौन से टाइप का फीडबैक है जो वॉग रेस्पॉन्स को देता है, मीन्स जो वॉग रेस्पॉन्स को इंक्लूड करता है रिसीवर साइड से। पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, स्पेसिफिक होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा। हिंट में दिए हुए हैं ऑप्शंस, हिंट से देख के आपको बताना है, और नहीं भी देखोगे तो भी आंसर आपको पता है क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। कौन सा होगा? नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में ही आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है जो आपके फ्यूचर डिजायर्ड गोल को अचीव कर सको, जिसमें आपको सही डायरेक्शंस, राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। नॉन स्पेसिफिक में ग्रेट जॉब, गुड वर्क, वेरी गुड, ठीक है, कंग्रेचुलेशंस, बस ऐसे ही बेसिकली क्या मिलते हैं आपको, रिस्पॉन्स मिलते हैं, या कुछ वॉग रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, वॉग रिस्पॉन्सेज भी मिल सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक टाइप का फीडबैक होता है उसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ में फीडबैक मिलता है, सो दैट हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ, हाउ कैन यू डेवलप योर फर्दर लर्निंग स्किल्स, और आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो। सो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही माना जाता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव और स्पेसिफिक फीडबैक दिया जाता है। ओके, तो कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, और वो फीडबैक कैसा होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव और स्पेसिफिक, सो दैट उस फीडबैक की वैल्यू होती है जिसके थ्रू सेंडर मोटिवेट होता है, मोटिवेशन के साथ ही उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, और आगे लर्निंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे वो अपने गोल को अचीव कर सकता है ना। फोर्थ, डैश रिफर्स टू हाउ द सेंडर विशेस टू कम्युनिकेट द मैसेज। सेंडर जो है वो मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहता है, कैसे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डैश रिफर्स। सो ऑब्वियस आपको पता है एनकोडिंग, सेंडर जो भी मैसेज फॉर्म करता है उस प्रोसेस को हम एनकोडिंग कहते हैं, और ये मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है नहीं किया है, जल्दी बताओ। बताया था कि एनकोडिंग और डिकोडिंग में ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज, सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, और मैसेज सेंड करने के लिए वो मैसेज को फॉर्म करता है। तो जिस पर्टिकुलर मेथड का यूज़ कर रहा है मैसेज फॉर्म करने के लिए, ओरल, रिटर्न, जिस भी मेथड का यूज़ कर रहा है, जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, वो बेसिकली एनकोडिंग कहलाएगा। तो एनकोडिंग इज द प्रोसेस दैट रिफर्स हाउ द सेंडर विशेस टू कम्युनिकेट द मैसेज। सेंडर की क्या इच्छा है कि वो मैसेज कैसे कन्वे करेगा, ओरल में, रिटर्न फॉर्म में कैसे कन्वे करना है, किस लैंग्वेज में कन्वे करना है। और जब एक बार मैसेज एनकोड हो गया, मैसेज फॉर्म कर लिया सेंडर ने, तो वो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेगा,
ठीक है। अब व्हाट्सएप हो सकता है, ईमेल हो सकता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकता है। कैसे मैसेज को भेजना है रिसीवर तक वो चैनल डिसाइड करता है। उसके बाद मैसेज डिकोड होता है, मैसेज डिकोड होता है। तो जब रिसीवर बेसिकली जब रिसीवर क्या करता है, जब रिसीवर मैसेज को समझ रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है, इंटरप्रेट कर रहा होता है जो कि सेंडर ने भेजा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। और रिसीवर साइड पे डिकोडिंग होती है। अब रिसीवर ने मैसेज समझ लिया, उसको अच्छे से समझ में आ गया, तो रिसीवर बदले में क्या भेजता है सेंडर को, रिसीवर बदले में सेंडर को भेजता है रेस्पॉन्स। और इस रेस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, इस रेस्पॉन्स को हम कहते हैं फीडबैक। क्या कहते हैं इस रेस्पॉन्स को, फीडबैक कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो जब रिसीवर सेंडर को रेस्पॉन्स भेजता है तब हम कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हुआ, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। और इसी तरीके से फिर ये कंटिन्यूशन में चलता रहता है। मतलब कि जब रिसीवर ने रेस्पॉन्स भेजा तो रिसीवर क्या बन गया, सेंडर बन गया। और ये रेस्पॉन्स जब रिसीवर को मिल गया तो सेंडर क्या बन गया, रिसीवर बन गया। और ये रोल भी स्विच होता रहता है, सेंडर बिकम्स रिसीवर, रिसीवर बिकम्स सेंडर, क्योंकि सेंडर फिर कुछ मैसेज रिसीवर को भेजेगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यूअसली चलती होती है। तो सेंडर फॉर्म्स द मैसेज, क्या मैसेज भेजना है, किस तरीके से भेजना है, वो सब एनकोडिंग के अंदर आता है। रिसीवर अंडरस्टैंड्स द मैसेज, कि एनकोड किया हुआ मैसेज वो कैसे समझेगा, क्या लिखा है, क्या रिस्पॉन्स करना है, ये सब प्रिपेयर करेगा, जिसे डिकोडिंग कहते हैं। तो सेम फिलअप आपको डिकोडिंग के लिए भी पूछा जा सकता है ना। चलिए देखो, डैश फीडबैक प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ टास्क और द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। वो फीडबैक जो कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें आप किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो, उसको इंप्रूव कर सकते हो, वो फीडबैक क्या कहलाता है। तो जो लास्ट बच्चा होगा वही हिंट के अकॉर्डिंग होगा, बट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्चुअली समझें तो वो फीडबैक आपका किस टाइप का होगा, वो फीडबैक होगा स्पेसिफिक फीडबैक, जो बेसिकली किसी भी पर्सन को उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, विच इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक फीडबैक। अंडरस्टैंड। तो सारे फिलअप्स भी हमने अच्छे से समझ लिए, सारे एमसीक्यूज भी अच्छे से समझ लिए। ये फिलअप भी आपसे एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकते हैं। यहाँ 4 ऑप्शंस दे देंगे, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, निगेटिव, ऐसे कुछ ऑप्शंस दे दिए, तो आपको टिक करके आना पड़ेगा, करेक्ट आंसर फिल करके आना पड़ेगा। इसीलिए कह रही हूँ जितनी एक्सरसाइजेज हैं अच्छे से कर लेना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिलअप्स के बाद दिया हुआ है आपकी बुक में ट्रू और फॉल्स। अब इसके आंसर्स भी बुक में नहीं है और ना कोई हिंट है, आपको ही आंसर करने हैं, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देख लें। अ कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड सोशल मीडिया आउटलेट्स। क्या कम्युनिकेशन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं कर सकते हो। कम्युनिकेशन साइकिल में सोशल मीडिया को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जल्दी बताओ कैसे नहीं किया जाता है। मैम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन तो हम सोशल मीडिया के थ्रू ही करते हैं ना, तो ऑब्वियस इट इज फॉल्स। क्या होगा इसका आंसर, जरा जल्दी बता दो। फर्स्ट का फॉल्स होगा ना, क्योंकि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में जितने भी चैनल्स यूज किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, इन सभी में इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन ही तो करते हो। ईमेल सबसे ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया आउटलेट, राइट। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज फॉल्स। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। डिकोडिंग रिफर्स टू हाउ द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज डिपेंडिंग ऑन इट्स सर्कमस्टेंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या यही होता है कि रिसीवर सेंडर के मैसेज को कैसे समझता है, क्या कंडीशन होती है, कैसे उसको इंटरप्रेट करता है, उसके मैसेज को डिपेंड करता है इस पर। रिसीवर क्या यही काम करता है, रिसीवर का काम डिकोड करना ही होता है। अभी देखा ना प्रीवियस क्वेश्चन में, यस। सो इट्स आंसर इज ट्रू। क्या होगा इसका आंसर, ट्रू, क्योंकि डिकोडिंग रिसीवर साइड पे होती है और एनकोडिंग सेंडर साइड पे होती है, ये ध्यान रखना बस, तो कभी गलत नहीं करके आऊंगे। इफ नो फीडबैक इज गिवन, यदि कोई फीडबैक नहीं दिया जाता है किसी को, तो कम्युनिकेशन साइकिल तो कंप्लीट होती ही नहीं है, पहली बात। आगे पढ़ते हैं। इफ नो फीडबैक इज गिवन इट इंडिकेट्स एग्रीमेंट और रिलक्टेंस इन एक्सेप्टिंग आइडियाज। मतलब सेंडर ने यदि कोई मैसेज भेजा और रिसीवर ने उसे रिसीव किया नहीं किया, रिसीवर ने उसकी बात को समझा नहीं समझा, ये सेंडर को पता कब चलेगा, जब रिसीवर रेस्पॉन्स भेजेगा, फीडबैक भेजेगा। नहीं तो सेंडर तो कंफ्यूजन के स्टेट में रहेगा, क्या पता रिसीवर को मैसेज मिला नहीं मिला, कहीं उसने मैसेज को गलत तो नहीं समझा, यहाँ पे कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो फीडबैक जरूरी होता है ना। If no feedback is given, then it indicates agreement or reluctance. So it is again true. Yes, clear? So इसलिए feedback देना जरूरी होता है। A receiver is the person for whom the message is intended.
रिसीवर वही पर्सन होता है जिसके लिए मैसेज भेजा गया हो, जो मैसेज भेजा जाता है सेंडर के थ्रू, जिस इंटेंशन से भेजा जाता है, रिसीवर वही पर्सन होता है हु इंटेंडेड टू बी सेंड द मैसेज। यस, ट्रू ना, रिसीवर वही पर्सन होता है और उसको उसी इंटेंशन के साथ मैसेज समझना भी होता है ना। नाउ फीडबैक कैन एनहांस अ स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, एंथुसियाज्म फॉर लर्निंग। फीडबैक से स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंथुसियाज्म बढ़ता है, चीज़ों को सीखने की कैपेसिटी बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, उनके अंदर चीज़ों को जानने की अवेयरनेस आती है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है। क्या ये सब चीज़ें ट्रू है? यस मैम, ये सब चीज़ें ट्रू हैं। बट किस फीडबैक में ये सारी चीज़ें होती हैं? पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पर। यदि पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है देन ओनली दिस इज द करेक्ट, बट निगेटिव मिल रहा है तब भी ये करेक्ट है। निगेटिव फीडबैक से भी आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, क्यों आपको निगेटिव फीडबैक मिला है, उस चीज़ को समझो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो ताकि आप अगली बार पॉजिटिव फीडबैक गेन कर सको, है ना। तो फीडबैक तो अल्टीमेटली क्या है भैया? ज़रूरी है ना, हमारी सेल्फ अवेयरनेस के लिए, मोटिवेशन के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और लर्निंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अल्टीमेटली हम हमारा गोल अचीव कर सके। ये जितने पॉइंट्स मैंने बोले दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज उठ के पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको बुक में टिक मार्क कर लो। भाई इसके आंसर्स आपकी बुक में है नहीं, वैसे बहुत ईजी हैं, प्रैक्टिकल हैं। जनरली हम जो सोचते हैं, हम जैसा कर रहे हैं रेगुलर लाइफ से, हमारी जो डेली लाइफ है उससे रिलेटेड चैप्टर्स हैं सारे, और आप डिस्कस करते हैं इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज मीन्ड बाय द कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल होता क्या है? हमें बहुत अच्छे से पता है कि कम्युनिकेशन साइकिल वो प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती है। इसमें फीडबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट फीडबैक की कम्युनिकेशन साइकिल कंटिन्यू नहीं होती, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है इस डेफिनेशन में। देखो क्या लिखा है, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस वन पर्सन इज अ सेंडर हु कन्वे अ मैसेज टू अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन नोन एज रिसीवर। When the receiver gets the message, he acknowledge it. Acknowledge it means sends the response, sends back a response. This leads to a cyclic process known as communication cycle. वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया। The communication cycle describe how an idea, impression or feeling is made known to others. तो आप चाहो तो सिर्फ ये कम्युनिकेशन साइकिल तक ही लिखकर आ सकते हो, नो नीड टू राइट दिस लाइन ऑल्सो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अंडरस्टैंड दिस थिंग, लिख कर के आना है, समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ डिस्क्राइब दी प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं? एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन समझाया हुआ है, यदि वीडियो देखा है तो इसका आंसर अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। क्या प्रिंसिपल पढ़े हमने कम्युनिकेशन साइकिल के? तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, उसके लिए पहला प्रिंसिपल होगा कि आप सिंपल लैंग्वेज का यूज करो। जितनी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज यूज करोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। सो द लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर। मतलब एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज का यूज करो जो सेंडर को भी समझ में आए और जो रिसीवर को भी समझ में आए। जब कॉमन लैंग्वेज होगी और उस लैंग्वेज में जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं वो सिंपल होंगे, बहुत ज़्यादा टिपिकल या कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, देन डेफिनेटली योर कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, है ना। तो पहला प्रिंसिपल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लैंग्वेज। यदि लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई तो आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। नाउ डेफिनेट। अब डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित, ओके, मतलब जो लिमिटेड है। सो द कम्युनिकेशन शुड बी डेफिनेट, इट्स एम शुड बी क्लियर इन माइंड ऑफ द सेंडर। आप जो भी बातचीत कर रहे हो, जिस भी मैटर पे कर रहे हो, जो भी आपका टॉपिक है बात करने का, कम्युनिकेशन करने का, पहली बात तो वो क्लियर होना चाहिए। मतलब आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आप ही क्लियर नहीं हो, आप ही के माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं और आप उससे रिलेटेड कुछ बातचीत कर रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कभी भी नहीं होगा। तो डेफिनेट, लिमिटेड, क्लियर, ये बेसिकली इसका मतलब होता है कि सेंडर के माइंड में पहली चीज़ क्लियर होना चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, किन वर्ड्स का यूज़ कर रहा है। देन ओनली द कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, देन ओनली द रिसीवर विल अंडरस्टैंड हिम और हिज। ओके, नाउ कंप्लीट एंड कॉन्साइज। अब जो भी बातचीत आप करते हो
वो कंप्लीट और कॉन्साइज होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब समझ रहे हो, आधी अधूरी बात नहीं कहनी है, कंप्लीट बात कहनी है, पहली बात। दूसरी बात, जो बोल रहे हो ज़्यादा लेंदी मैसेजेस नहीं भेजना है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिसीवर सुनते सुनते थक जाए आपकी बात, है ना, या रिसीवर अपना अटेंशन ही खो दे, वो आपकी बात सुने ही ना, इधर से सुने इधर से निकाल दे, या सिर के ऊपर से सारी बातें चली जाए। तो कॉन्साइज मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, टू द पॉइंट आपको बात करनी है और कंप्लीट बात करनी है। सो द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट, टू द पॉइंट। ओके। अप्रोप्रिएट मीडियम, जिस भी मीडियम के थ्रू आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो वो मीडियम भी सही होना चाहिए। मतलब सपोज आप व्हाट्सएप के थ्रू कुछ बातचीत कर रहे हो तो रिसीवर के पास भी व्हाट्सएप होना चाहिए, देन ओनली द कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव और आपका मैसेज कन्वे हो पाएगा। ठीक है। सो अ प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी यूज्ड taking several factors into account such as timing, distance between the sender and receiver and nature of the interaction। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे सपोज आप अपनी बात किसी को कुछ बताना चाह रहे हो और रिसीवर आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, फिर भी आप बहुत लाउड वॉइस में बोल रहे हो और तब तक भी आपकी बातें उस तक नहीं पहुंच रही है, या बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो अप्रोप्रिएट चैनल का यूज़ करो, मीडियम का यूज़ करो जिसके थ्रू कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। ऑथेंटिक होना चाहिए, मीन्स इन्फॉर्मेशन शुड गिवन बी फैक्चुअल। कभी भी र्यूमर्स, जो अफवाहें होती है ना, वो हमें नहीं फैलानी चाहिए जब तक कि आप किसी बात पर कॉन्फिडेंस नहीं हो, आपको उसका फैक्ट नहीं पता है कि हाँ ये बात 100% ट्रू है, तब तक आप किसी बात को अपने मुंह से नहीं निकालो। मतलब आप तभी कम्युनिकेट करो जब बातें फैक्चुअल हो, सही हो, राइट हो, करेक्ट हो। ओके। सो इन्फॉर्मेशन जो आप कन्वे कर रहे हो कम्युनिकेशन के टाइम पर वो ऑथेंटिक होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए। मिसलीडिंग या फॉल्स या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमें नहीं सेंड करनी चाहिए। एंड कर्टियस, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, किसी से भी बात करते हो तो अपनी टोन, अपना वॉइस और किस तरीके से आप बात कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग विल बी मैटर करता है, नहीं करता है, करेगा एवरीवन, है ना। तो क्या होता है कि आप कर्टियस वे में, पोलाइट होकर, रिस्पेक्टफुल होकर, हम्बल होकर किसी से बात करोगे तो वो आपकी बात को ज़्यादा अच्छे से समझेगा और एक रिलेशनशिप आपके बीच में बनी रहेगी, है ना। तो कर्टियस होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन। द सेंडर शुड बी पोलाइट एंड कर्टियस व्हाइल कम्युनिकेटिंग, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप। क्लियर। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। अब 2 मार्क में यदि क्वेश्चन आता है, आप सोच रहे होंगे मैम इतना बड़ा आंसर लिखकर आना होगा, जनरली बच्चे घबराते हैं बड़े बड़े आंसर लिखने से, है ना। तो भाई सुन लो, इस पार्ट से सिर्फ 2 ही मार्क का क्वेश्चन बनेगा, तो आपको कुछ 4 या 5 पॉइंट याद कर लेने, सिर्फ इनके नाम, ऑथेंटिक, कर्टियस, अप्रोप्रिएट मीडियम, ये भी लिखकर आ जाओगे तो सफिशिएंट है। अंडरस्टैंड। या आप 2 पॉइंट को इलेबोरेट करके भी लिखकर आ सकते हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जितने सारे पॉइंट मैंने यहाँ लिखे तो सारे ही लिख कर आओ। 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो 2 मार्क के अकॉर्डिंग या सिर्फ सारे पॉइंट लिख कर आ जाना, या 2 या 3 पॉइंट को इलेबोरेट करके आ जाना, जो आपको ईजी लग रहे हो, जो आपसे याद हो जाए। वैसे तो बहुत ईजी है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। अब फीडबैक का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये तो मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप समझ ही गए होंगे क्योंकि पूरा चैप्टर हमने पढ़ ही लिया है कि मैम बिना रिस्पॉन्स के, बिना फीडबैक के तो कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं होता ना, कम्युनिकेशन प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होती है। तो कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करना है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन यदि आप चाहते हो, आप हेल्दी रिलेशनशिप अपने किसी भी फ्रेंड या फिर अपने घर में पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आपको फीडबैक और रिस्पॉन्स सेंड करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी हमने पॉइंट्स में पढ़ी थी। फर्स्ट पॉइंट था बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फीडबैक से आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बेस होता है फीडबैक रेस्पॉन्स। सो व्हेन द रिसीवर गेट्स अ मैसेज, इट अप टू हिम टू एग्री विद द सेंडर और नॉट। इफ द रिसीवर डिसएग्रीज विद द सेंडर, इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। मतलब यदि रिसीवर जो है बेसिकली डिसएग्री करता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, और यदि आप रेस्पॉन्स को सही तरीके से समझते हो तो आपको वो हेल्प करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। दूसरा पॉइंट, इफेक्टिव लिसनिंग। ऑब्वियस फीडबैक का जो इंपॉर्टेंस है वो इफेक्टिव लिसनिंग से रिलेटेड होता है। सेंडर कोई भी मैसेज सेंड कर रहा है, यदि आप उसको प्रॉपर्ली सुन रहे हो, एक एक शब्द, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में है कि उसने क्या क्या किस तरीके से बोला है, तो आप उनको ध्यान में रखकर ही तो फीडबैक और रिस्पॉन्स दोगे ना। तो इफेक्टिव लिसनिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। So feedback result into effective listening. When feedback is given, the sender becomes cautious of the message sent by him. तो यदि आपने ध्यान से सुना है तो आप सही ही फीडबैक देने वाले हो।
तो फीडबैक देने के लिए आपको सुनना जरूरी है, पहले रिसीवर को सेंडर के मैसेज को समझना जरूरी है, तभी तो वो मैसेज कन्वे कर पाएगा, रेस्पॉन्स भेज पाएगा। कैन मोटिवेट, और फीडबैक से मोटिवेशन भी मिलती है ना, ये भी हमने डिस्कस किया है कि आपको आगे काम कैसे करना है, आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हो, है ना, कंटिन्यू कैसे आगे काम को कर सकते हो, वो बेसिकली हमें फीडबैक से ही पता चलता है। तो स्टूडेंट्स नीड मोटिवेशन टू स्टडी एंड टू परफॉर्म गिवन टास्क वेल। राइट फीडबैक गिवन एट अ राइट टाइम कैन डू वंडर्स फॉर देम। ऑब्वियस, सही समय पे यदि सही फीडबैक मिल जाता है तो हमारे सारे काम बन जाते हैं। और यदि फीडबैक आपको बाद में मिलता है, जब पिंजड़े से पंछी उड़ जाता है या चिड़िया खेत चुग जाती है, उसके बाद यदि आपको कोई चीज़ मिलती है या फीडबैक मिलता है तो फिर वो किसी काम का नहीं होता है। तो राइट टाइम पे राइट फीडबैक मिलता है, जिससे आप आगे मोटिवेट होते हो और आगे काम करते हो। ओके, कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ऑब्वियस, जब मोटिवेट होते हो तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ती है, क्योंकि आप प्रॉपर 100% देकर अपने काम को कर रहे होते हो, तो कैसे परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी ना। सो गुड परफॉर्मेंस इज व्हाट एवरीडे स्ट्राइव्स फॉर। इट कैन टेक यू न्यू हाइट्स। For that you need to overcome your fears, shortcomings and worries. यदि आप मोटिवेट होते हो, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हो, तो आपका फियर खत्म होता है और आप नई हाइट्स तक पहुंचते हो, अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे होते हो। नेक्स्ट, टूल फॉर कंटिन्यूड लर्निंग। फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू आप अपने लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हो। देखो, लर्निंग एक ऐसी चीज होती है ना जो हर फेज में इंसान कर सकता है, चाहे जब वो किड हो, बच्चा हो, कोई वर्कर हो, कोई स्टूडेंट हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो या कोई ओल्ड एज पर्सन हो, वो किसी भी एज में होगा ना। तो लर्निंग एक ऐसी चीज होती है जो उसके अंदर होनी चाहिए, ये क्वालिटी होती है बेसिकली। तो जब आपको कोई फीडबैक देता है, जब आपको किसी चीज का कोई रेस्पॉन्स भेजता है, आपको बताता है कि आपको इस काम को इस तरीके से करना चाहिए, तो उसे पॉजिटिव वे में लिया करो, जिससे आप अपनी लर्निंग कैपेसिटी को कंटिन्यू कर सकते हो, लर्निंग कैपेबिलिटीज को और इंप्रूव कर सकते हो। तो ये फीडबैक से ही पॉसिबल है। तो फीडबैक प्लेज अ वाइटल रोल इन लर्निंग। लर्निंग इज an ongoing process, it is never ending. Proper feedback prevents you from getting distracted and pushes you to remain aligned to your goals. Okay, so hope you understand this thing. Now next move. So next question है, what factors should be considered while giving descriptive feedback? अब डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देने के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या होना चाहिए एक्चुअल में, कौन कौन से फैक्टर्स डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कंसीडर करता है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे पूछे हैं। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के लिए भी पूछा जा सकता है। ओके, तो क्या आंसर लिख कर आओगे यहाँ पर? पहला, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ऑब्वियस, वही सारे पॉइंट्स जो अभी हमने पढ़े प्रीवियस में, वही सारे पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे आपको। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब फीडबैक शुड बी गिवन कीपिंग द एम ऑफ द लर्निंग इन माइंड एज स्टूडेंट वर्क टुवर्ड्स अचीविंग देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट अपने गोल को अचीव कर सके, इसी के बेसिस पर, इसी को ध्यान में रखकर फीडबैक होना चाहिए, जिसमें आप डिटेल इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हो कि कैसे वो अपने गोल को अचीव कर सकता है, क्या स्टेप्स उसको उसके लिए लेने चाहिए। ओके, सेकंड, एक्शनेबल। एक्शनेबल का मतलब क्या होता है? व्हेन स्टूडेंट हैव नॉलेज बट डू नॉट नो वेयर एंड हाउ टू अप्लाई इट, they lose interest in learning, so hence their experience should be put to use by giving them specific direction. जनरली होता है ऐसा, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि उसका नॉलेज जो उसके पास है उसको कहाँ रखा जाए, किस जगह पे पुट किया जाए, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अपने स्किल्स को डेवलप कर सके और उसका प्रॉफिट उठा सके। नॉलेज सभी के अंदर होता है, देखो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज, बट उस नॉलेज को सही तरीके से यूज़ कैसे करना है, ये आपको एक फीडबैक, एक रिस्पॉन्स से पता चलता है ना। देखो, टीचर को पता है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितना ज़्यादा लर्न कर सकते हो, है ना। तो टीचर आपको उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स सेंड करती है, टीचर आपको उसी के अकॉर्डिंग फीडबैक देती है। तो अब उस फीडबैक के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से एक्शन करते हो, आगे कैसे बढ़ते हो, अपने टास्क को किस तरीके से आगे इंप्रूव करते हो, क्या उसके लिए स्टेप्स लेते हो, दैट इज एक्शनेबल। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक हेल्प करता है इसमें। यूज़र फ्रेंडली क्या होता है? यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए फीडबैक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फीडबैक में बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है। जितना ज़्यादा सिंपल वे में फीडबैक दिया जाएगा उतना ज़्यादा इजी वे में अंडरस्टूड होगा और उतने ही ज़्यादा इजी वे में एक्शनेबल और गोल ओरिएंटेड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जितना ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई चीज़ें समझाई जाएगी उतना ज़्यादा इजी वे में आप समझोगे ना। बिल्कुल वैसा ही फीडबैक भी जितना सिंपल होगा, जितना शॉर्ट और स्वीट और कंसाइज होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो
यूजर फ्रेंडली फीडबैक बेसिकली होना चाहिए. द फीडबैक शुड बी गिवन इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज सो दैट स्टूडेंट कैन comprehend what they are supposed to do, achieve their learning aim, and otherwise the feedback provided to them will prove to be worthless. यदि टीचर आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड में कुछ चीज़ें समझाती है या आपको ऐसे कुछ रिस्पॉन्स भेजती हैं टिपिकल वर्ड्स में जो आपको समझ ही नहीं आते, आपको उनका मतलब ही नहीं पता होता है, तो या तो आप, अगर आप लर्निंग स्टेज में हो तो आप उन वर्ड्स का मतलब समझने की कोशिश करोगे, अदरवाइज आप उसको जाने दोगे ठीक है. तो क्या आप आगे अपने गोल तक अचीव कर पाओगे? आप टीचर के उन पर्टिकुलर वर्ड्स को समझ पाओगे? नहीं ना. तो जितना ज़्यादा सिंपल और इजी लैंग्वेज में फीडबैक होता है उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, उतना ज़्यादा स्टूडेंट उसको आगे लर्न कर सकते हैं और बिहाफ ऑफ दिस काम कर सकते हैं, है ना. टाइमली का क्या मतलब होता है? वही राइट टाइम पे राइट फीडबैक मिल जाता है तो आगे सारी चीज़ें बढ़िया हैं, और नहीं तो फिर वो फीडबैक वर्थलेस होता है. तो टाइमली होना चाहिए. द स्टूडेंट शुड रिसीव द फीडबैक ऑन टाइम when it is still possible for them to put it to use, ताकि वो उस फीडबैक का यूज कर सकें आगे अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए. द फीडबैक नीड्स टू बी गिवन टू देम व्हेन दे आर स्टिल स्ट्राइविंग फॉर देयर गोल, नॉट व्हेन दे आर ऑलरेडी अचीव्ड इट. जब उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया तब फीडबैक दोगे तो किसी काम का नहीं है. जब वो अपने गोल को अचीव करने के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ एक्चुअल में आपकी फीडबैक की, आपकी हेल्प की नीड है, तब अगर फीडबैक मिलेगा तो वो बेनिफिशियल है. तो टाइमली फीडबैक होना बहुत जरूरी होता है. Now continuous. अब continuous का क्या मतलब हुआ? Feedback should be given continuously along with instructions. This enables the students to remain focused on their goal. तो फीडबैक कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए. कॉन्टिन्यूस मीन्स ऐसा नहीं कि आपने एक बार किसी को फीडबैक दे दिया उसे इम्प्रूव करने के लिए और फिर वहाँ स्टॉप हो गए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई एम टेकिंग सेम एग्जाम्पल, कि आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपके टीचर ने इनिशियली आपको जो फीडबैक दिया है, बताया है कि आपने जो इनिशियली काम किया उसके बाद आपको अब क्या क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए, उसके बाद यदि कॉन्टिन्यूसली फीडबैक नहीं मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं उस काम पर स्टॉप हो जाओगे. ठीक है, तो आप जैसे जैसे अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करते जाते हो वैसे वैसे आपको फीडबैक की ज़रूरत होती है और फीडबैक आपको कंटिन्यूसली मिलना चाहिए. दैट्स व्हाई यू कैन अचीव योर गोल, है ना. नाउ कंसिस्टेंट इज ऑल्सो. अब कंटिन्यूस होगा तो कंसिस्टेंटली आप काम करोगे. जब आपको कोई कंटिन्यूसली फीडबैक दे रहा है किसी काम को लेकर कि इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, इसमें ये चेंजेस करो, उसको इस तरीके से करो, तो बेसिकली यदि हम बात करें तो आप उस काम को लेकर कंसिस्टेंट रहोगे. कंसिस्टेंट मतलब का क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब बेसिकली कि आप किसी चीज़ को लेकर, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को लेकर बहुत केयरफुल हो और रेगुलरली, चाहे कैसा भी डिस्ट्रैक्शन हो, लेकिन आप उसको कंप्लीट कर रहे हो. ओके, तो फीडबैक आपको कंसिस्टेंट भी बनाता है. सो द स्टूडेंट शुड बी गिवन अ कंसिस्टेंट फीडबैक. उन्हें फीडबैक भी कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूस मिलना चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन इट. अदरवाइज आपको कंसिस्टेंट और कंटिन्यूस फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम उस पर रिलाई नहीं कर पाएंगे एंड इन टर्न विल नॉट बी एबल टू फॉलो इट, or according to this we can't achieve our goal. Okay, so these all are the factors. Hope you understand this thing. So student, इसी के साथ में ये वीडियो, ये सेशन यही फिनिश होता है. नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, DPPs सॉल्यूशन के साथ. यदि DPPs को एक्सेस करना चाहते हो और अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस आने वाली सारी वीडियोज़. एंड मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.